बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम मुकाबिल के हवाले से मैंने इंट्रो में दिसंबर के महीने के ख़ास तौर पे बात की थी। उसकी वजूहात ये थी कि सियासत के बड़े बड़े भौंचाल आने के लिए दिसंबर के महीने का इंतखाब किया गया था। इस दिसंबर के महीने में क्या क्या ऐलानात हुए थे और क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर मैं हारून साहब का तजिया लूँगी। मगर इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ सियालकोट का जो अंदोहनाक वाक़ा पेश आया, उससे मुताल्लिक़ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी IG की तरफ से पेश कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बड़े ही खौफनाक इंकिशाफ़ात किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इसका फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मईशत के हवाले से हमाद अजहर साहब कहते हैं कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो रही है और पाकिस्तान आइंदा आने वाले वक्तों में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। मगर शहबाज शरीफ साहब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हैं कि जी इनका GDP सिसकियाँ ले रहा है, 49 माह में 20,000 अरब के कर्जे ले लिए हैं, तिजारती खसारा 2 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुँच गया है। शहबाज शरीफ साहब की बातें तो खौफनाक हैं। हम्माद अज़हर साहब की बातों पे यकीन किया जाए या फिर अपोजिशन लीडर की बातों को सच माना जाए, इसके ऊपर भी हारून साहब के हम साथ बात करेंगे। हारून साहब, ये सारे मामलों पर बात, मगर दिसंबर का महीना इसलिए अहम है कि इससे पहले भी दिसंबर की डेडलाइन, एक तो N133 का इंतखाब होने जा रहा है कल, दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि दिसंबर का महीना अदम एतमाद की तहरीक के लिए मौजू रहेगा। खबर क्या है आपके पास? ठीक कहा उन्होंने, तैयारी तो है अदम एतमाद की, और अदम एतमाद की तैयारी जो है वो एक पहलू से नहीं है, 3 जगह पे है। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी आ सकती है और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी आ सकती है। अच्छा, तो इस मामले के लिए आपस में कौन कौन राब्ता कर रहा है? ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म उन्हीं को बनना है अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। लेकिन वो क्या अंग्रेज़ी में कहते हैं, बिटवीन कप एंड द लिप, अभी बहुत फासला है। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या कुछ किया वो देख लें। एक तो जरदारी साहब से तो उनकी बल्कि सिंक्रोनाइजेशन हो गई है। अच्छा, बहुत अच्छे राब्ते, जरदारी साहब से राब्ता हो गया। दूसरा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं। हो नहीं गया, मुतअद्दिद बार हुआ है और बहुत तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ है। वो आज के ज़माने में ये कौन सा मसला है रब्ता करना, वो तो आप यानी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और कई तरह से कर सकते हैं, और वो कोई आपको पोशीदा बात थोड़ी है। अब बिलावल से बात हुई है उनकी, मौलाना फजलुर रहमान से हुई है, फिर इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, फिर वो MKM के लोगों से भी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब जी, और ख़ुद इमरान खान साहब के बाद साथी जो हैं उनसे भी मुलाकातें उनकी मुख्तलिफ लोगों से होती रहती हैं। और खान साहब को पता है कि किस किस से मुलाकात हुई है। कुछ लोगों के लहजे बदले हुए हैं, अंदाज बदले हुए हैं। तो वो जो है रुकावट उसमें बड़ी दिलचस्प है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो नहीं हो सकती कामयाब, और अगर वो इनकी मदद करे तो कामयाब हो सकती है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। उसके लिए हर सतह पे कोशिश हो रही है। देखिए, 3 सतह पे कोशिश हो रही है। एक तो ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो करती है, उसका हक है, करे, कौन उसे रोक सकता है, और ये कोई गैर जमहूरी तरीका तो नहीं है। दूसरा ये अमरीकी कर रहे हैं। अच्छा, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं अमरीकी सफारतकार, जिनसे वो कह सकते हैं, हर एक से तो नहीं कह सकते। तीसरा कुछ जर्नलिस्ट कर रहे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट भी जो अभी कल तक तो इमरान खान साहब के हामी नजर आते थे या कम अज़ कम गैर जानबदार नजर आने की कोशिश करते ऐसे हामी जिन्हें इमरान खान साहब का कज़न भी कहा जा रहा था, प्रोग्रामों में कर रहे हैं। हाँ, वो भी है जो इमरान खान का कज़न था, वो भी है, वो किसी का कज़न नहीं है। तो वो अपना ना वो किसी जो दोस्त होता है रोज़ दोस्तियाँ बदलता है, वो किसी का भी दोस्त नहीं होता। और उसके इंटरेस्ट भी हैं, उसके राब्ते भी हैं, मुख्तलिफ सतह पे भी हैं। मेरा ख्याल है सरहद पार भी उसके कुछ राब्ते हैं।
तो वो ये है कि अपोजिशन अगर कोशिश करती है, आप इसे गैर जमहूरी कोशिश नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन अमरीकी क्यों कह रहे हैं ये बात? और एक जर्नलिस्टों का ग्रुप है, वो तो खैर मुस्तकिल तौर पे कोशिश कर रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी लॉबी है अरुण साहब, वो इस बारे में कुछ कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शुबा ही नहीं है, कर रही है, रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है। अब नाम तो नहीं लिए जा सकते ना। ये कोई आपको इसमें शुबा है कि अमरीकी इमरान खान के खिलाफ है? यानी ये नहीं है कि इमरान खान ने बड़े कारनामे अंजाम दिए, मुल्क को कौम की बड़ी खिदमत की है या कोई बहुत, लेकिन ये कि वो तो अमेरिका के बारे में जिस तरह बात करता है, वो तो जाहिर है अमेरिकियों को गवारा नहीं है। जो बाइडन ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? एक 5 मिनट का रस्मी फ़ोन तो कर ही सकते थे ना। चलिए कुछ भी ना होता, खैरियत पूछ लेते। और ये कि अफगानिस्तान के बारे में जो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि भाई पाकिस्तान ने मदद की उनके निकलने में, ये वो, तो उसका ही जिक्र हो जाता। तो लेकिन ये भी नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल अपनी साफ साफ इज़हार नाराज़गी कर रहे हैं। और क्या इसमें कोई डाउट की बात है? देखिए, अपनी जेन्युइन वजूहात से भी लोग खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि भाई इमरान खान साहब ने बड़ी बेयकीनी पैदा कर दी है और उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, उन्होंने कोई इस्लाहात नहीं की। ये नहीं है, हम लोगों की नीयतों के बारे में हुक्म सादर नहीं कर सकते। लेकिन अमरीकी क्यों चाहते हैं जी? आपने गौर नहीं फरमाया IMF की शरात कितनी सख्त हैं? और उसकी शरात IMF की तो ज़ाहिर है अमेरिका के कहने पे इतनी सख्त है। और सऊदी कर्ज के भी कभी किसी ने तसव्वुर भी किया था जो शरात है? सही है, सही है। सऊदी अरब की तो कर्ज की ऐसी शरात हैं कि आज तक मुझे याद नहीं है पाकिस्तान को, दुनिया के और मुल्कों में तो हुआ है। यानी जर्मनी पे पाबंदियां लगी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान पे लगी थी और कई मुल्कों पे लगी थी, तुर्की पे लगी थी जब वो उस्मानी सल्तनत टूटी है। लेकिन पाकिस्तान पे इस तरह की पाबंदियां, और सऊदी कर्जा तो एक अजीब व गरीब ही कर्जा है। सही कह रहे हैं। 72 घंटे में वापस लिया जा सकता है, फैसला भी सऊदी अदालत करेगी। अजीब बात है। और अगर पाकिस्तान उसमें इतनी दफ़ा डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि आदमी हैरत ज़दा ही रह जाता है। हर पैराग्राफ में डिफ़ॉल्ट का जिक्र है। भाई अगर IMF से डिफ़ॉल्ट कर जाए, वर्ल्ड बैंक से कर जाए, एशियाई तरक्याती बैंक से कर जाए, किसी से कर जाए, तो सऊदी कर्ज, और आपको पता है वो कर्ज आप इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। सही बात कर रहे हैं अरुण साहब, मगर तो ये बैंक में रखा जाएगा। बिल्कुल सही, भेजने में इतनी ताखीर लगाए। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं अरुण साहब, मगर इतना क्रेडिट, इतना अमेरिका तो है ही। जी प्लीज, हाँ बताइए हारून साहब। शौकत तरीन साहब तो बाकायदा तौर पे इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। हम्माद अजहर साहब ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हमारे जो वज़रा हैं वो ले रहे हैं कि जिस ज़र्रे मुबादला में इजाफा होगा हमारी मईशत पे मुस्बत असरात होंगे। मगर ये ऐसा एक अनजाना किस्म का कर्ज है जो मिल तो गया मगर हम खर्च नहीं कर सकते। ऐसे कर्ज का क्या फ़ायदा? हमें क्या करेंगे हम इस कर्ज का? नहीं, वो आपके बैंक में अगर पैसे मौजूद हैं उस पर एक नफ्सियाती फ़र्क तो पड़ता है। और मईशत में हर जगह ख़राबी नहीं हो रही है, मैं आपको भी बताऊंगा। ख़राबी भी हो रही है और बाद जगह पे बेहतरी भी हो रही। ठीक ना शहबाज शरीफ साहब पूरी बात कर रहे हैं, ना हम्माद साहब पूरी बात कर रहे हैं। कोई करता ही नहीं है पूरी बात। कैसे अपोजिशन कर सकती है और कैसे हुकूमत कर सकती है? ये तो हमारा मिजाज ही नहीं है ना। हालांकि अगर हुकूमत के लोग साफ साफ बात कर दें या अपोजिशन के कर दें तो उससे उनकी साख में इजाफा होगा। मगर ये तो हमारी सियासत की रवश नहीं है, हमारी सहाफत की भी ये रवश नहीं है। या तो मुखालफत करेंगे या हमायत करेंगे। तो पूरा सच बोलना चाहिए। वो महंगाई पे जब हम आएंगे तो उस पर फिर बात करते हैं कि भाई कितनी हुई है, दरामदाद बरामदाद पे भी करेंगे। ठीक, मगर सियासत में यही सूरत हाल है कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, यानी मूव हो सकती है। कामयाबी नाकामी के अनुसार बहुत सी चीज़ों पे है। ठीक, अपना जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसमें भी है, हलीफ जो हैं उन पे भी है, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये पे भी है। मेरे ज़ाती ख्याल अगर आप पूछें, मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैंने काफ़ी गौर व खौज किया है कि नहीं कामयाब हो सकती। अच्छा। और फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा इसका। वो इसलिए कि जो
अपना नवाज शरीफ मरीम नवाज को तो सूट बिल्कुल नहीं करता इस वक्त, वो तो नहीं बन सकती, चचा बनेंगे, और चचा बनेंगे तो उनका तो रास्ता मुस्तकिल तौर पे बंद हो सकता है। तो मरियम साहबा क्या करेंगी अगर चचा वज़ीर आज़म बनेंगे? अगर चचा वज़ीर आज़म बनेंगे मरियम साहबा क्या करेंगी? मरियम साहबा सैबोटाज करने की कोशिश करेंगी, पहले ही बनने से पहले ही सैबोटाज करने की कोशिश करेंगी, और वालिद गिरामी भी सैबोटाज, फर्ज कीजिए बन जाते हैं तो वो अपनी हमायत वापस ले लेंगे, चीट कर देंगे और वो धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी को तो नहीं सूट करता, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है आराम से, और मुस्तकबिल में भी पॉसिबिलिटी से वो उसे नज़र आ रही है, तो वो उसको क्या हासिल होगा? उसको तो पंजाब में कुछ मिलेगा नहीं, ना उसको पख्तूनख्वा में मिलेगा, ना बलूचिस्तान में। एक एक दो दो सीटें मिल जाएं, पख्तूनख्वा से मिल सकती हैं चंद सीटें, तो बलूचिस्तान में एक दो फर्ज कीजिए मिल जाएं, पंजाब में 2-4 मिल जाएं, तो उसको क्या हासिल होगा पीपल्स पार्टी को? तो नवाज शरीफ साहब तो ये चाहेंगे कि उनकी साहबजादी बने, वो क्यों चाहेंगे उनका भाई बने? ठीक है, नहीं तो फिर घर में तो मसला ही यही है, ठीक है, इसीलिए तो बेटी को आगे बढ़ाया। नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, ये मतलब है इस बात का? नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मेरे ख्याल में मुश्किल है, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि इससे बहरान आएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए इस वक्त भी बेयकीनी है, और उस बेयकीनी को अपोजिशन हर रोज़ बढ़ाती है, पूरी कोशिश करती है, ये तासुर दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट में माजी में जो गलतियाँ की हैं वो काफ़ी हैं, उन्हें पता है कि हम क्या क्या गलतियाँ कर चुके हैं, मज़ीद नहीं करेगी, तो वो अपना क्या बहरान बढ़ता जाएगा ना, उसे ख़त्म तो नहीं होना, महंगाई उससे ख़त्म होगी और ना ही उससे इस्तेहकाम आएगा, तो फ़ायदा उसका क्या होगा? यानी एक हुकूमत बनेगी गिर जाएगी, और सरमाया बैरून मुल्क जाएगा, उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी। सरमाया जो है वो आपको पता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी खौफजदा हो जाता है जी। तो जो कारोबार चल रहा है, जो इस वक्त मईशत की जो हालत है उससे भी ख़राब तर होगी। फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब फर्ज कीजिए नून लीग जीत जाती है, पीपल्स पार्टी का तो कोई चांस नहीं है, नून लीग का चांस है, तो वो जीत जाती है, उससे कौन सा इस्तेहकाम आ जाएगा? वो फिर अच्छा इमरान खान साहब आपका ख्याल है आराम से बैठ जाएंगे अपने घर, और उनके वर्कर आराम से बैठ जाएंगे। इसलिए बेहतरीन रास्ता यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, बर वक्त हों, और इलेक्शन के मामले में मतलब ये है, ज़ाहिर है फौज की निगरानी में हो सकते हैं, ये गारंटी होनी चाहिए, अपोजिशन अगर ये डिमांड करती है, ये गारंटी होनी चाहिए कि बिल्कुल सही फेयर इलेक्शन हो। मगर फेयर इलेक्शन इस उनके नज़दीक वो भी नहीं चाहते, फेयर इलेक्शन कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, फेयर इलेक्शन वो है जिसमें वो जीतें, यानी इमरान खान साहब के लिए वो फेयर इलेक्शन है जिसमें वो जीतें, ठीक है। नून लीग के लिए वो फेयर इलेक्शन है जिसमें वो जीतें, पीपल्स पार्टी के लिए फेयर इलेक्शन वो है जिसमें उन्हें अंदरून सिंध कम अज़ कम धांधली की पूरी इजाज़त हो, वो फेयर है, बाकी कोई फेयर इलेक्शन नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इलेक्शन अगर चाहते हैं ईवीएम की क्या मुखालफत, इसके पीछे क्या वजह है जो वज़रा के मुखालफत कर रहे हैं जी? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक नहीं कई कंपनियों के नाम बताता हूँ। अमेरिका से लोग मुझे टेलीफोन करते हैं जो ये गारंटी कर सकती हैं कि ये मशीन ठीक है नहीं ठीक है, उसकी वो जिम्मेदारी लेंगी। वो $100 ऑफ बिलियंस का बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, वो अपनी रेपुटेशन दाव पे नहीं लगा सकती हैं। उनका सर्टिफिकेट अगर है तो वो ठीक है, उन्हें क्या पड़ी है कि कोई गलत मशीन को ठीक कहें। और ईवीएम में धांधली थोड़ी होती है, धांधली तो आदमी करता है, वो ईवीएम मशीन में भी कर सकता है, अगर करना चाहे उसमें भी कर सकता है, ईवीएम में तो इम्कान कम हो जाता है। इसलिए वो तो इलेक्शन कमीशन के तहत होगा, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत ताकतवर है। ठीक, इलेक्शन कमीशन तो देखे ना आईनी अदारा है, उन्होंने अपनी ताकत को दरियाफ्त कर लिया है। जैसे बाद चीफ जस्टिस हमारे जो गुजरे हैं, जो अब हैं, उनके फैसले सही हों सही ना हों वो अलग बहस है, लेकिन अपनी ताकत उन्होंने दरियाफ्त कर ली ना, जैसे बोकाला ने कर ली। अब जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो दूसरी बहस है। मीडिया ने भी अपनी ताकत दरियाफ्त कर ली। इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पावरफुल हो चुका है, बाद औक़ात तो वो फरीक नज़र आता है। तो वो ईवीएम जो है वो उसकी अप्रूवल के बगैर थोड़ी बन जाएगी,
वो सर्टिफाई करेगा कि ये मशीन ठीक है, बल्कि वो खुद भी बनवा सकता है। तो ईवीएम की मुखालफत क्यों हो रही है जी? ईवीएम से तो धांधली का इम्कान कम से कम होता है। ठीक है, तो फेयर इलेक्शन तो कोई नहीं चाहता। चलिए, बहरहाल इलेक्शन तो फेयर होने चाहिए। ठीक है, और जो जीतता है वो जीते और वो हुकूमत बनाए। सही। और अदारों की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होनी चाहिए। बाजी में होती रही है और कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ 1970 के बाद। 1970 का भी क्या फेयर था जब उसका रिजल्ट ही नहीं माना गया। तो कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। अगर फेयर इलेक्शन हो तो ये बुनियाद होगी उसकी। और सिर्फ फेयर होने का मतलब ये नहीं है कि पोलिंग स्टेशन पे धांधली ना हो। कबल इलेक्शन कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और सरमाए का इतना बेदरेग इस्तेमाल, इतना बेदरेग इस्तेमाल, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। आपका क्या ख्याल है ये 133 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हुदूदों को यूथ का तयन करना पार्टी होगा। को जो वोट मिलेंगे वो पीपल देखे ना, तयन नहीं सिर्फ है, इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है। अब ये जो पीपल्स पार्टी वाले वोट नहीं खरीद रहे हैं लाहौर में, ये तो कह रहे हैं सब कांटे का मुकाबला होगा। शैला रजा साहिबा आई, उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया। वो तो पीपल्स पार्टी तो जोरों शोर से काम कर रही है। वो तो कहते हैं हम जीत जाएंगे, वो तो दावे कर रहे हैं। ओ कौन सा जी कांटे का मुकाबला होगा? 10-12 हज़ार वोट होंगे, मेरा अंदाजा ये है। अच्छा, जितने खरीद लेंगे उतने होंगे। 2-2.5 हज़ार वोट हैं उनके। ये पिछले इलेक्शन में उनको कितने मिले थे वो देख लें आप डेटा निकाल के। बाकी जितने वो खरीद लें, वो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। वो इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि थोड़ी सी पार्टी में जान आए, ताकि अगले इलेक्शन के लिए नफसियाती तौर पे माहौल ऐसा बन जाए कि कहीं कोई ढंग के कुछ उम्मीदवार मिल जाएं। जब ढंग के उम्मीदवार मिल जाएं और सरमाया खर्च किया जाए तो जीतने का कुछ चांस होता है। 10, 12, 15 सीटें किसी तरह निकाल लें, और सिंध से निकाल लें, कुछ बलोचिस्तान में इसी तरह, पख्तूनख्वा में चांस है 2, 4, 5, 6 सीटों का। इसलिए कि कश्मीर में उनकी अच्छी रही है परफॉर्मेंस, उससे कुछ हौसला उन्हें मिला है। लेकिन ये है कि वो और पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत ही नहीं जीत सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 लाख वोट कैसे वो खरीद लेंगे जी? 90 हज़ार वोट लिए थे पिछली दफ़ा। अब हमदर्दी का एलिमेंट भी है। तो वैसे भी हुकूमत से क्या लोग खुश हैं? हुकूमत से तो खुश नहीं। अच्छा, एक और फैक्टर है। ठीक, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने देंगे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अभी ये तय नहीं हुआ। कानून बेशक बन चुका है, बिल्कुल, लेकिन अगर बहरान रहता है और इलेक्शन कमीशन रुकावटें पैदा करता है, और फर्ज कीजिए इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहिए, फर्ज कीजिए, तो समंदर पार पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे? और ईवीएम मशीन भी नहीं होगी, तो फिर तो नीयत मुख्तलिफ होगी। फिर धांधली की कैपेसिटी किस में ज़्यादा है? जिसमें ज़्यादा धांधली सब करते हैं। जो ये कहते हैं ना हम धांधली नहीं करते, ये ऐसा कोई मैंने नहीं देखा। 53 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा किसी इलेक्शन में कि किसी ने धांधली न की हो। बड़े बड़े जो पारसा हैं वो भी करते हैं। ठीक है हारून साहब, इजलासों के अंदर जो बात होती है, हुकूमत के इजलासों के अंदर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक़िद होते हैं, मगर उसमें भी वज़रा के दरमियान इस मामले को लेकर बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। फवाद चौधरी साहब ने अभी इजलास हुआ तो उसमें कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हर सूरत कराने पड़ेंगे और EVM पर अगर इंतखाबात नहीं हुए तो हम उनको फंड्स भी जारी नहीं करेंगे। मगर शिबली फराज साहब बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि ये तय हो गया कि जी इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए अब इंतखाबात कराएगा, जो बाई इलेक्शंस की बात है। तो वज़रा भी इसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए ना, वो इस कैबिनेट का मुस्तकिल तौर पे प्रॉब्लम है। फवाद साहब की बात मुझे दुरुस्त नहीं लगती, शिबली फराज साहब की दुरुस्त लगती है। वो पॉलिसी स्टेट में अगर ये पॉलिसी होती अव्वल तो रोक सकता कैसे हैं? कैसे रोके जी? हुकूमत आईनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वो पैसे तो देने पड़ेंगे। अल्टीमेट अदारा तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। ये तो उनका हक ही और इख्तियार ही नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे। अलबत्ता EVM मशीन पे इसरार हुकूमत कर सकती है, वो उसका इसरार जायज़ है, वो बिल्कुल सही है। और जब राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि जी हम आग लगा देंगे, तो ये वही बात है। ज़रा ये चूँकि राना साहब ज़रा मोहतात तजुर्बाकार आदमी हैं, कहीं उन्होंने वही बात है जो आदम सवाती ने कही थी कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए।
अगर ईवीएम मशीन को वो आग लगा देते हैं और कहते हैं बाहर निकाल के आग लगाएंगे, तो इस फिर वो कौन से इलेक्शन है जी? दुनिया के बहुत से मुल्क, इंडिया में कौन सी शिकायत आई है जी? 4 इलेक्शन हो चुके। भाई आप ये कहें कि तजर्बे के तौर पे उसको बल्दियाती इलेक्शन में कर लें, कुछ शहरों में कर लें, जब आपका इत्मीनान कायम हो जाए और ये इत्मीनान हो जाए, गैर जानबदार मुबस्सिरीन को बुला लें, उसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, तो फिर आप उसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये क्या बात है कि आग लगा देंगे? इसका मतलब ये है असल में बेयकीनी पैदा करनी है और इस्तेहकाम होने नहीं देना है, ताकि माहौल ऐसा रहे कि इमरान खान जा रहा है। इमरान खान साहब जा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस से भी जा सकते हैं, ठीक, और उसके अवामल मैंने बता दिए, अगर उनके हलीफ उन्हें छोड़ दें तो फर्ज कीजिए, अब बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो चले जाएंगे और इलेक्शन भी हार सकते हैं, ठीक है, 2023 का, ठीक है, लेकिन जीत भी सकते हैं। सही। तो वो अपना ये कि ये माहौल बनाया जाए। आपने एहसन इकबाल का ट्वीट नहीं देखा? बिल्कुल, मैंने अदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अदारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हारून साहब, इस तरह की स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन की तरफ से पहले भी आती रही हैं कि अदारे जिम्मेदार हैं, अब कह रहे हैं अदारे जिम्मेदार, इदारे जिम्मेदार नहीं है। हारून साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है। अभी आपने कुछ देर पहले जो बात की कि ये बिल कानून की हैसियत तो इख्तियार कर गया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा, मगर इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता ये अब देखना है। मगर मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो आइंदा 2023 के इंतखाबात होंगे, जो कवानीन बनाए, क्या उनके जरिए ये इंतखाबात हो पाएंगे या फिर पुराने तरीक़ेकार के तहत ही हमें ये इंतखाब भी देखने को मिलेगा? नहीं, कायदे की बात तो यह है, कानून मंजूर हो गया तो उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए, ईवीएम भी होनी चाहिए और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मामले में एक काम तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी तो दाद देनी चाहिए, और एक बिल्कुल गलत कर रहा है। ठीक ये कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए, जितना वो पावरफुल नजर आ रहा है इससे भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, जो सियालकोट में धांधली हुई थी, हुक्मरान पार्टी ने की थी, पीटीआई ने की थी, उसके इमरान खान साहब खुद जिम्मेदार हैं, उसको उन्होंने रोक दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन जो बात करने की होती है हुकूमत से, वो प्रेस रिलीज क्यों जारी करते हैं, इंटरव्यू क्यों देते हैं, फरीक क्यों नजर आते हैं? होना तो ताकतवर चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेपुटेशन तो जाती बहुत अच्छी है जी, लेकिन ये महाजराई किस लिए है, इसका क्या मकसद है? मतलब यह है कि कोई तवाज़ुन और एतदाल का रवैया नहीं है। मैं उनकी नीयत पर शुबह नहीं करता, ठीक है, मगर तवाज़ुन और एतदाल का रवैया तो नहीं है। अगर उन्होंने आजम सवाती को बुलाया तो ठीक किया, बिल्कुल गलत बात उन्होंने की थी। फवाद को बुलाया तो ठीक किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन ये फरीक उन्हें फरीक तो नहीं नजर आना चाहिए। बाकी इलेक्शन कमीशन तो जितना पावरफुल हो उतना ही अच्छा है, मगर इसमें भी तो कार्रवाई करें ना। 40-40, 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की या किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सभी कर रहे हैं। इसमें भी तो करें ना। ये भी बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, उसमें जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, करोड़ों रुपए खर्च करें, वो 10, 20, 50 को तो डिस्क्वालीफाई करें ना, और वो बिला इस्तिस्ना करें। वो ये नहीं है कि एक पार्टी के साथ करें या दूसरे के साथ करें, और तो भी खैर उनसे यही है कि जानबदारी तो नहीं बरतें। सही है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे। और जिसने सियालकोट के हवाले से बात की, सियालकोट के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ एक अंदोहनाक वाक़ा पेश आया, उससे मुतालिक कुछ फॉलो अप डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, सियालकोट की बात करते हैं। सियालकोट के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी तकलीफ़देह हैं, मगर जो एतराज़ सबसे पहला ये उठाया जा रहा है, बाकी मामलात पे मैं बात करती हूँ, मगर सबसे पहला एतराज़ ये उठाया जा रहा है, भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, श्रीलंकन आदमी को क्यों रखा? अब पहला एतराज़ सबसे बड़ा के सामने आ गया। ये क्या एतराज़? वो देखिए, ये जो मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग का दायरा है प्रॉपर्टी का,
तो उन्होंने उस वक्त जब कोई उनके पास ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, आगाज़ ही में एक कैनेडियन को रखा था। मैंने उनसे पूछा भाई कैनेडियन को क्यों रखा है? अच्छा। उसने कहा भाई इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी को जानता नहीं, और ये हम इसे जानते हैं, ये इंटेग्रिटी का आदमी है, कोई इसे ब्राइब नहीं कर सकेगा, इसका तजुर्बा भी है, और ये किसी से कोई रू रायत नहीं बरतेगा, इसके ताल्लुकात भी नहीं है, बरतना चाहे भी अव्वल तो ये ठीक है, इसकी इंटेग्रिटी पे हमें यकीन है, लेकिन अगर ये किसी से रू रायत करना चाहे तो उसकी तनख्वाह उस वक्त जो थी वो जो आम मार्केट में उसी तरह का आदमी मिल सकता था उससे कम व बेश जो बेहतरीन सलाहियत का पाकिस्तानी उसे 3 गुना ज़्यादा थी, जो उस वक्त बोझ लगती थी कि भाई इस अदारे ने इतना बड़ा बोझ उठा रखा है जी। तो उसकी ज़रूरत है उन्हें। उसकी वजह यह है कि ये चूँकि ये उन मुल्कों से आते हैं जहाँ माहौल सनती अदारों का बेहतर है काम करने के। पाकिस्तानी मज़दूर के बारे में एक बात आप समझ लें कि ये दुनिया में सबसे कम वक्त देने वाला तकरीबन है, अरबों के बाद सबसे कम वक्त देने वाला ये ईद की छुट्टियां लंबी करता है, फिर ईद उल ज़ुहा की छुट्टियां लंबी करता है, फिर मुहर्रम की, फिर शादी ब्याह की, फिर कोई फौत हो जाए अजीज़ रिश्तेदार दोस्त उसकी छुट्टियां। यानी दुनिया में 2 कौमों का मैंने देखा है और भी होंगी। एक तो सिख हैं जो साल में एक तो कंपलसरी छुट्टी होती है, अमेरिका में 364 दिन में बाद लोग काम करते हैं। ठीक। एक चीनी हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और भी कौमें हैं। तो ये तो इनसे काम लेने के लिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में सख्ती बरती जाए। ठीक। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कंपनियां जो अपने ब्रांड जिनके हैं बड़े, मतलब एक कंपनी का नाम आपको बताया था जो जिसके लिए ये काम करती है ये कंपनी राज को, आपने फिल का बताया था। वो देखती है, कंपनियां पूछती हैं, वो चेक करती हैं कि मज़दूरों की तनख्वाहें ठीक हैं, चाइल्ड लेबर तो नहीं है, सफाई का इंतज़ाम ठीक है, पीने का पानी साफ ठीक है, सारी चीज़ें वो इसकी, ताकि वो इन सब चीज़ों पे जो चीज़ प्रोडक्ट जो बनती है उस पर असर पड़ता है ना जी। सही। मज़दूर सेहतमंद होगा उसकी पूरी। वैसे सियालकोट में सैलरी सबसे ज़्यादा है, कराची से भी ज़्यादा है। जो मिनिमम वेजेस हैं उसका सियालकोट में कभी इतलाक़ ही नहीं हुआ। वो जब तनख्वाह बढ़ती है मज़दूर की तो वो ऑलरेडी उस तनख्वाह तक पहुंच चुकी होती है। ठीक। इसीलिए सियालकोट का जो मज़दूर है वो नखरे भी ज़्यादा करता है बाज़ औक़ात। एक तो ये है ना कि वो अपने हुकूक तलब करे, वो तो लाजमी उसको तलब करने चाहिए, उसका हक है। और इन पिछले बरस में तो कारखानादारों ने बड़ा पैसा कमाया और बहुत कम मज़दूरों को मुंतकिल किया है, वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि बाद लोग काम नहीं करते, तबन निकम्मे होते हैं, खुद बातों में लग जाते हैं, दूसरों को बातों में लगा लेते हैं जी। तो कई वजूह से गैर मुल्की मैनेजर रखे जाते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ताकि मेयार ठीक रहे, गैर मुल्की कंपनियां मुतमिन रहे। एक्सपोर्ट इतनी कैसे होगी, इसके बगैर कैसे होगी डिसिप्लिन अगर नहीं है? ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ श्रीलंका का एक आदमी नहीं है, जापानीज़ हैं, बांग्लादेश के हैं, बरतानिया के लोग हैं, कई मलेशिया के लोग, कई जगह कई मुल्कों के लोग हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। फिर ये खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है, और जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भी, और जिन लोगों ने इंडिपेंडेंटली तहकीक किया उसका कोई कसूर तो नहीं था। उसने कहा कि दीवारों पे पोस्टर ना लगाएं, छोटे छोटे थे वैसे वो, और कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि उसको हटाने पे वो बरहम हो जाते। वो तो सुलह सफाई हो गई थी जब फैक्ट्री का मालिक तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो तो जर्मनी में है, उसका बेटा था, वो पैनिक कर गया, वरना 13 तो गार्ड मौजूद थे। अब देखिए ना, गार्ड रखे गए। ये हमारा मिजाज है कौमी, ये हमारी हालत है। अच्छी भली कंपनी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है वैसे कंपनी की। मैंने कई लोगों से पूछा, जिम्मेदार लोगों से पूछा, ऐसे लोगों से जिनकी राय पे मुझे यकीन है। और मैं आपको पता है सियालकोट बहुत आता जाता हूँ, तो वो अपना 13 गार्ड हैं, वो 13 गार्ड अगर घेरा डाल लें तो कैसे हो सकता था कि उसको कोई नुकसान पहुंचे? वो भाग गए, नहीं किया। ये कैसे गार्ड रखे हुए हैं भाई? ये सारी फैक्ट्रियों को, सियालकोट में भी और बाकी जगह पे भी, जो कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ था, अगर गार्ड ठीक हो और सारा बंदोबस्त, ये भी देखती हैं बाहर की कंपनियां कि ये बंदोबस्त है कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर क्या होगा, बंदोबस्त क्या होगा? हमारे यहाँ तो लोग लापरवाह हैं,
लापरवाही की वजह से तो इस हाल को हम पहुंचे हैं। सही। जरूरी तकाजे तो हम नहीं समझते चीज़ों के। ठीक। वैसे सियालकोट का एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शुबा नहीं। उसने सड़कें बनाई हैं, उसने एयरपोर्ट बनाया है, उसने एयरलाइन बनाई है, लेकिन 13 गार्ड हो और एक आदमी को, वो गार्ड हैं, उनके पास असला है, वो हवाई फायर कर सकते थे और एक आदमी की एड़ी में भी गोली मार देते तो क्या था, अगर मजबूरी होती। अगर मजबूरी डिफेंस के लिए जरूरी होता है, बिला वजह तो किसी को खराश भी नहीं आनी चाहिए, बिला वजह तो शाउट भी नहीं करना चाहिए। तो इतने बड़े साने से देखिए ये कितना बड़ा साना है। मैं ईमानदारी से ये कहता हूं कि APS जितना बड़ा साना है, उसमें आप कहेंगे कि उसमें तो सैकड़ों बच्चे मारे गए मासूम, उस पर तो दिल दुखता है। आज तक हम उसको रो रहे हैं और रोना चाहिए और हमेशा हमें उसका सदमा रहेगा। कभी ये जख्म हमारा मुंदमिल तो नहीं हो सकता, ना हम उन लोगों को कभी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने श्रीलंका में कितने मसाइल पैदा कर दिए, अपनी अशरों की कमाई ज़ाया कर दी और इतना बहीमाना तर्ज अमल, एक एक हड्डी तोड़ दी है और जला दिया है। यानी मारने के बाद भी आपको तस्कीन नहीं हुई, आपने जला किस कमाश के लोग हैं, इनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग हुई है। ये उलमा को सोचना चाहिए। उलमा की बात करें और उनसे मजहबी जमातों ने इसकी मजम्मत कर तो दी है, मतलब और क्या मजम्मत किया जी? मजम्मत इस तरह होती है। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि जब तक तौहीन रिसालत के लोगों को सजा नहीं मिलेगी, मुजरिमों को, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और साथ ही मजम्मत भी कर दी। मौलाना तकी उस्मानी की मजम्मत जो है वो तो खैर मजम्मत है, मगर वो भी, उसमें भी उन्होंने मतलब ये तमहीद पहले यही मानी है कि ये तौहीन रिसालत का कानून। ओ भाई कहाँ उसने तौहीन रिसालत किया? अल्लाह के बंदो, क़यामत के दिन अल्लाह को जाके जवाब देना है या इनके अपने पैरोकारों को जवाब देना है जी। कोई सही मानों में मजम्मत नहीं किया। और मौलाना फजलुर रहमान पे तो अफसोस है। मतलब ये हमारा कोई राय उनके बारे में अच्छी पहले भी नहीं थी, मगर ये तो इतना अफसोसनाक बयान उन्होंने दिया। ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, यानी कमाल है, इंसान बेगुनाह इंसान कत्ल होते रहेंगे। हारून साहब एहसन इकबाल साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने मौलाना साहब को फौरन जवाब दिया है। कत्ल जो है कुरान करीम कहता है, गुजारे ये है, एक आदमी का कत्ल तमाम बनी नौ इंसान के कत्ल के मुतरादिफ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा, मेरी उम्मत का आदमी, वो जन्नत की हवा भी, खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि वो 400 मील की मुसाफत से वो खुशबू, अगर मैं सही मुझे याद है, या 400 साल की मुसाफत से वो खुशबू उसकी होगी। क्या लोग हैं उलमा जो हैं, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, हुए इस दर्जा फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़। मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ इस्लामाबाद में एक आदमी पकड़ा गया तो एक मशहूर आलम दीन ने उसने धमकी दी उसको, IG को, अच्छा। अगर तुमने उसके साथ बदसलूकी की, हालांकि बदसलूकी की कोई बात ही नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और पुलिस अफसर नहायत डिसेंट था, उसकी बड़ी साख थी। तो ये मजहबी जमातें अगर ये इसका इदराक कर लें तो ये जब पिछले दिनों पुलिस वाले मारे जा रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान ने मारने वालों की हमायत की थी ना, और तालिबान की जिन्होंने 60-70 हज़ार तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्होंने 60-70 हज़ार बेगुनाहों को कत्ल किया, तो कौन सी मजम्मत उनकी की जी? कौन सी तहरीक चलाई? जब इनको खुद अपना एजेंडा होता है तो कैसी तहरीकें चलाते हैं ये? दरुस्त। और ये जब अभी पुलिस वाले कत्ल हुए, इस पे किसको अफसोस हुआ? वो इंसान नहीं थे, उनकी माँ, वो किसी माँ के फर्जंद नहीं थे, वो किसी बीवी का सुहाग नहीं थे, वो किसी बच्चों का बाप नहीं था, वो कोई उसकी बहनें नहीं थी, माएँ नहीं थी। किसने मदम्मत की है उनकी? लेकिन और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पुलिस के मोराल पे क्या असर हुआ है। हाँ बिल्कुल, यही ऐसे लिप सर्विस है कि डरे हुए लोग हैं, खौफजदा लोग हैं, अपने मुकल्लदीन से भी डरते हैं, और नहीं डरते तो बस खुदा से नहीं डरते। पाकिस्तान के हक में हारून साहब ये पॉइंट तो जाता है कि एटलीस्ट श्रीलंका की जो क़यादत है उन्होंने एतमाद का इजहार किया है इमरान खान साहब के ऊपर कि आप कटहरे के अंदर जिम्मेदारों को लेकर आएंगे और अपनी मुद्दत पूरी होने तक उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको सजाएं देंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमारे हक में आ सकता है पाकिस्तान के। जी यही अच्छा पहलू है। देखिए, एक तो नहायत ही आली ज़रफ़ी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, उन्हें अंदाज़ा है कि इससे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी।
मैंने आपसे कहा था श्रीलंका के लोग बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जी। और उन सदमा तो हमने बहुत पहुंचाया, लेकिन ये है कि मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान के बारे में वहाँ तासुर बहुत अच्छा है श्रीलंका में, क्योंकि वो वहाँ जाते रहे हैं, वहाँ के शराफिया से मिलते जुलते रहे हैं, बतौर खिलाड़ी के ही सही, बाद में भी शायद 1-2 दफ़ा गया, और बहुत से लोगों से उनके वहाँ मरासम है। तो खुदा का शुक्र है कि उनका रद्द-ए-अमल अच्छा है और कार्रवाई भी ठीक हो रही है। वैसे तो चीफ मिनिस्टर को ये खबर छप रही, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट भेज, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर तो एक छोटा सा काम ही नहीं, ये फैसला भी नहीं कर सकता किसी गांव की सड़क बननी है ये नहीं बननी, वो फैसला तो और लोग करते हैं, और वो उसकी क्या ये नहीं सूझबूझ है कि वो इस तरह की चीज़ों के बारे में राय दे सके। IG से तवक्को है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी से भी तवक्को अच्छी है, सबसे अहम बात यह है कि ISI ने इस मामले में दिलचस्पी ली है, फौजी क़यादत ने दिलचस्पी ली है, नहायत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है, 13 के 13 आदमी जो मुलव्वस हैं उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, 200 छापे मारे गए हैं, बंदे सब पकड़ लिए गए हैं, कुछ लोगों को मामूली सज़ाएं मिलेंगी, जो बेगुनाह हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। दिन रात इस पर काम करना चाहिए, और बर वक्त जैसे ज़ैनब के मुलज़मों का वो भी बहुत भयानक वाक़या था, बहुत ही भयानक था, इसी तरह जल्द अज जल्द इसका फैसला होना चाहिए। और हमें यह भी देखना चाहिए कि ये पुलिस को ठीक करें, पुलिस को हमने बर्बाद किया है, पुलिस की अपनी जो खराबियां हैं वो तो हैं ही, वो तो जब आप हुकूमतें इस्तेमाल करेंगी पुलिस को तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन कब हमने इस्लाह की कोशिश की है जी पुलिस की? कानून के दायरे में पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कानून के दायरे में। 202 का पुलिस आर्डर वहाँ नाफिज हो गया, उन्होंने अलग से सूबाई कानून बना लिया, पख्तूनख्वा में उसके नताइज निकले, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, सिंध में क्यों नहीं हो सकता, बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? बलूचिस्तान में तो है ही नहीं पुलिस, 5% एरिया में पुलिस है, बाकी लेवीज हैं जो बलोच सरदारों को पैसे दिए जाते हैं वो आके तकसीम करते हैं। मजाक है कोई अच्छी पुलिस के बगैर कौन सा मुल्क चलता है जी? आप जाए ना सऊदी अरब में या दुबई में या यूरोप को तो आप छोड़ें, तो आप देखें कि एक कांस्टेबल जो फैसला कर देता है वो फैसला नाफिज होता है, रियासत उसकी पुश्त पे खड़ी होती है। यहाँ रियासत पुलिस की, भाई पुलिस में अगर खराबी है तो उसकी इस्लाह करें, आप क्यों तकर्रर करते हैं सिफारिशों पे? सही, ठीक, बिल्कुल। पहले भी सिफारिश पे तकर्रर होता था, अब भी सिफारिश पे होता है। उनके मोराल को हाई करने का और पुलिस वाले को टिकने कौन देता है जी? 3 महीने एवरेज है पंजाब में, 3-4 महीने एवरेज है एक SHO की, जो बुनियादी सबसे अहम अफसर है, और सिंध में इससे भी कम है। 3 महीने नहीं होगी तो 4-5 महीने होगी। आए दिन पुलिस अफसर बदलते हैं। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब का दिल चाह उन्होंने कितने IG बदले जी? कोई मजाक है ये? भाई एक आदमी अभी मामलात को समझ रहा होता है, आप उसको बदल देते हैं, हटा देते हैं। कितने DIG और DPO बदले गए और कितने अफसर बदले गए। आपने सिविल सर्विस को काम करने देते ही नहीं है, यानी उसकी जो खराबी है वो अपनी जगह पे, और उसमें जो खराबी करता है उसको सजा दें, उसको निकालें ना। आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर हादसे तो होंगे, जाहिर है हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। पुलिस का रोल इसी तरह से बेहतर किया जा सकता है। सब रिफॉर्म्स की बड़ी अशद जरूरत है, उनके मोराल को बूस्ट करने की जरूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत के असल हकायक आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, कुछ मईशत से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, हमादत साहब की मैंने बात की, शौकत तरीन साहब की बात की, मगर जो सऊदी कर्जे की आप बात कर रहे हैं, जब वो हम खर्च ही नहीं कर सकते हारून साहब, तो फिर सब अच्छा कैसे हो गया यहाँ पे? और वो तो देखिए मैं आपसे अर्ज कर ही चुका हूँ पहले ही कि वो तो उसकी शरात सख्त हैं, उसका नफसियाती फ़ायदा है कि वही रुपए मौजूद तो हैं बहरहाल, और मीनवाइल हालात के कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरा सच तो कोई नहीं बोल रहा। तिजारती खसारा तो 100% बढ़ गया। जो दो इम्पोर्ट्स हैं $20 बिलियन की हुई हैं पिछले साल के मुकाबले में, 2 गुना हैं, लेकिन बरामदात भी बड़ी हैं। ठीक, एक्सपोर्ट भी बड़ी है, इम्पोर्ट बड़ी है तो एक्सपोर्ट भी बड़ी है।
और एक्सपोर्ट अगर इससे 2.90 बिलियन डॉलर की थी नवंबर में, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है 3 बिलियन डॉलर की। देखिए महंगाई के असबाब देख लें क्या है। नंबर एक ये है कि पेट्रोल बहुत, डीजल बहुत महंगा हो गया। अब उसमें $9 की कमी आई है। $9 की कमी अगर उसमें आई है तो LNG में भी उतनी ही कमी आएगी, उसी तनासब से हमेशा होता है। दूसरा ये है कि कोरोना वैक्सीन पे बहुत पैसा खर्च हुआ है, वो ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ कम हो सकता है, अल्लाह करे कि वो नया वेरिएंट ना आ जाए यहाँ पे। अच्छा, जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, वो उसमें भी अब फसल आएगी उसकी। सोयाबीन और दूसरा जो है क्या है वो सिंगापुर में पाम ऑयल और मलेशिया में और इंडोनेशिया से बहुत है पाम ऑयल जी। तो वो अब उसमें उसकी कीमत में कमी आएगी। वो इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ, ये शादियों का सीज़न था। कोयला महंगा हुआ, $240 फी टन, अब वो हो गया है $110। ठीक, कोयले में कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी, तो उम्मीद है कुछ बेहतरी उसमें हो जाएगी। अभी मतलब ये कोई हुई नहीं है, लेकिन ये कि शुरू हो जाएगी अगर ये सूरत हाल रहती है। तो कोयला तो सस्ता हो गया, और बतदरीज दुनिया में जब तजारत बढ़ेगी, जो कोरोना के असरात से निजात मिलेगी तो फ़र्क पड़ता जाएगा। चीनी सस्ती हुई है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की। और अगर बरामदात इस स्पीड से बढ़ती रहें, शर्त यह है कि इसी स्पीड से बढ़ती रहे। अच्छा, इसलिए भी ये तजारती खसारा हुआ है कि मशीनरी आई है, टेक्सटाइल में बहुत बूम आया है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर मशीनरी तो मज़ीद चाहिए जब आपको ऑर्डर इतने बहुत सारे मिल गए। ठीक, और अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी तरह परफॉर्म करती है तो जॉब्स पैदा होंगी। तो वो बेहतरी तो थोड़ी सी आई है, लेकिन ये है कि जब तक जॉब्स बड़े पैमाने पे पैदा नहीं होती। अच्छा, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। बात ये है कि जिन मुल्कों में कीमतें बड़ी हैं, ठीक, पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे आता है। दुनिया में बड़ी है 3%, हमारी बड़ी है 9%। दो मुल्कों में हमसे भी ज़्यादा बड़ी है, तुर्की में हमसे ज़्यादा बड़ी है। तो ये अब एक तो हुकूमत भी तो अल्लाह का फजलो करम से ऐसे नालायक लोग ढूंढ के इमरान खान साहब नालायक आदमी रखते हैं, तो वो अब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, चीज़ों को वाज़ेह ही नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल बेहतर होती चले जाएगी। देखिए IMF के प्रोग्राम कितने हुए हैं? 20 हुए, 20। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए अपना नून लीग ने। ये बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं आप, और उसकी भी एक ही किस्त ली है ना, $1 बिलियन। हारून साहब, नून लीग ने $6.5 बिलियन, 6.5। IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, IMF के प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अरुण साहब, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। 20 प्रोग्राम थे, 20 प्रोग्राम थे, 9 लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जी। बाकी तो और हुकूमतों ने भी लिए। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए नून लीग ने, 1 लिया इन्होंने। अब बात यह है कि माजी के कर्जे $10 बिलियन के कर्जे लिए थे उन्होंने IMF से, पीपल्स पार्टी ने जी। इन्होंने लिए $6.5 बिलियन के, इन्होंने $6 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, मगर लिए तो अभी $1 बिलियन ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इतने दौर में इतना कर्जा नहीं लिया था जितना इमरान खान साहब ने इन चंद महीनों के अंदर ले लिया, 20,000 अरब। फिगर्स है ना, किसी के कहने ना कहने से क्या बहस है, ये तो फिगर्स है ना, देखने पड़ते हैं। आपको वापस भी तो करने हैं, जो उन्होंने लिए थे वो वापस नहीं करने, इन्होंने भी लिए। नालायकी इनकी भी कोई काम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो $20 बिलियन जो मार्केट में फेंके, उसका किसी को याद है कि $20 बिलियन मार्केट में फेंके डॉलर की कीमत कम रखने के लिए? मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं। बिल्कुल, उसका क्लिप अगर आप ढूंढ लें, आज नहीं तो कल दिखा दें, कल दिखा देगा। $20 बिलियन मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उससे बड़ी गलती हुई अपना इसहाक डार से। $20 बिलियन, यू इमेजिन,
अगर वो 20 बिलियन डॉलर मौजूद होते तो इकोनॉमी की सूरत सारी सिचुएशन का अल्टीमेटली हल क्या होगा? अरुण साहब इसके ऊपर बात करेंगे, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। अरुण साहब बहुत माजरत, बेहद शुक्रिया आपके वक्त। तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।